जैसे आजकल जो बच्चों में मेन चीजें देखते हैं कि अपने देश के लिए नहीं है कुछ भी, मेरे देश में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, या ओवरऑल अगर हम देखें बच्चा जो है वाइट कॉलर जॉब करना चाहता है, छोटे काम कुछ नहीं करना चाहता है। और आने वाले टाइम में जैसे प्रधानमंत्री जो विजन है इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, आने वाले टाइम में हमारे पास वर्क फोर्स नहीं होगी, हम काम ही नहीं कुछ करना चाह रहे हैं। क्या इस दिशा में भी कुछ? बिल्कुल इस दिशा में, ऊपर वाले लेवल तक जब तक बच्चा आ रहा है हमारे पास वो मेंटली सेट है, हम उसे कुछ भी देना चाहे उसके लिए तो फोन ही सब कुछ है, वो इवन क्लास में पढ़ना भी नहीं चाहता। क्या उसके माइंडसेट में क्योंकि स्कूल ही है जो ये चीजें कर सकता है, उस कुछ छोड़ के, क्योंकि एनर्जी तो फिक्स है, उस एनर्जी को आप चाहे अपने प्रोफेशन में लगा लो चाहे सोसाइटी के लिए लगा दो। अगर प्रोफेशन में लगेगी तो वो ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी, अगर सोसाइटी में लगेगी तो सेवा भाव को आगे बढ़ाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे लगाना शुरू किया ना, तो मेरे को ना मतलब कि डेली बेसिस पे मेरे ऑफिस में भी और घर वाले बाहर वाले सब लोग बोल देंगे तुम मूर्ख हो गए हो, तुम क्या इतना बढ़िया कैरियर छोड़ के और ये क्या बच्चों के चक्कर में इधर जाते हो उधर जाते हो, सैलरी आती नहीं है तुम्हारी। तो इस तरह की चीज़ें मतलब कि वो करते हैं। कई लोग अपनी जगह सही होंगे, कई लोग गलत होंगे, बट मैं उसको एट द एंड ऑफ द डे ऐसे सोचता हूँ कि हमारी सोसाइटी ना मटेरियलिस्टिक हो गई है। अब मेरे को किस चीज़ में सुख मिल रहा है, मेरे को किस चीज़ में सुकून मिल रहा है, वो लोगों को नहीं दिखता। लोगों को ये दिखता है कि मेरा लेवल 13, लेवल 14, 15, 16, 17 वो चले और मैं चमचमाती गाड़ी, चमचमाता घर और ये सब में मतलब ये है, तो लोगों के हिसाब से वो ग्रोथ है, वो सक्सेस है। तो वो मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा मतलब कि स्कूलों के अंदर भी जो हमारे आजकल कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, अभी जैसे हम गीता निकेतन के छात्रावास में भोजन करके आए, और वहाँ सभी बच्चे जूते बाहर उतार के अंदर बैठ के खुद ही अपनी वो लेके, और अभी सुबह हमने संघ कार्यालय में नारायण भवन में भोजन किया, अल्पार किया, तो वहाँ पे अपनी जो प्लेट है खुद ही साफ करके वहाँ रखी। तो इस तरह की भावना अगर बच्चों में बचपन से डाल दी जाएगी ना, तो वो फिर आगे चल के मटेरियलिस्टिक और कौन सा काम छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत, ये तो भाव रहेगा, लेकिन कौन सा छोटा कौन सा बड़ा वो नहीं होगा। तो विद्या भारती के विद्यालयों में तो ये विशेषकर पढ़ाया जाता है, एग्जाम्पल आपके सामने ही है। तो इस तरह की चीज़ और भी लोगों में हो, तो उसके लिए ना संस्कृति ज्ञान परीक्षा विद्या भारती पूरे देश भर में करती है। तो वो उसका बेसिकली जो पर्पज़ होता है कि जो दूसरे विद्यालय हैं उन तक भी पहुंचा जाए, क्योंकि एक व्यक्ति एक डायरेक्शन में चलते जा रहा है और वो सक्सेस भी होता जा रहा है, क्योंकि सक्सेस का पैरामीटर वहाँ पे फ्लोर्स हैं। आज उसका स्कूल 2 फ्लोर का था और 4 साल बाद उसका स्कूल 10 फ्लोर का हो गया, तो उस स्कूल की ग्रोथ होगी, वो बड़ा स्कूल है। और हमारे जैसे मूर्ख भी वहाँ जाके अपने बच्चों को बढ़ा देते हैं, जो संघ के संगठन में अधिकारी है ना, वो भी जाके क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ चमचमाते स्कूल में पढ़ता है उस बस में। तो वो भावना जब तक हमारे मन मस्तिष्क नहीं निकलेगी ना, तब तक तो हम गुलामी की, तो क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ, इतने सैकड़ों वर्षों से हम गुलामी वाला जीवन जी रहे हैं। तो वो चीज़ें ही हमें मतलब कि आकर्षित करती हैं। 2 दिन पहले जो हम करते थे उन्होंने हमसे अलग किया, और वो कह रहे क्या कि करना चाहिए कि जब हम एल्डर हो जाते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, जब हम गिरते हैं तो गिरने पर हमारी बढ़िया होती है, तो जब हम बैठेंगे तो हमारे हिप्स मजबूत होंगे और गिरने के जो है वो एल्डर एज में जाते हैं अफेक्ट नहीं होंगे। उन्होंने पहले हमें सब चीज़ों से दूर किया, हमारे करेंगे ये बेनिफिट है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्षेत्रों में सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो रिफाइंड खाइए, रिफाइंड खाइए, सबसे अच्छा चीज छोड़ दीजिए। आज हमसे कहते हैं कि घी खाना चाहिए,
अगर आपने कोई सिद्धू जी का देखा होगा मैंने नहीं देखा मैंने दूसरी चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, अभी हम सब लोग आयोजन की बात कर रहे हैं और मॉडर्न प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छी बात होना चाहिए, तब जब उसकी जरूरत है। 12th तक ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल देना चाहिए, सब कुछ कन्वेंशन सिस्टम लिख के एग्जाम पास करना चाहिए, कोई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नहीं देना चाहिए। जो आपने कहा ना मोबाइल सब कुछ मोबाइल जो आज से 10 साल पहले जब 14 में जियो या इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी, अब तक अभी तब क्या इतना प्रॉब्लम होता नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्री इंटरनेट सिस्टम और फ्री मल्टीमीडिया फैसिलिटीज, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। आप इसको कंट्रोल कर दिए 90% प्रॉब्लम आपके अंदर सॉल्व हो जाएगी। एक चीज चैट जीपीटी ये सिस्टम है, इसको नहीं देना चाहिए, इनका एक्सेस इतना रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना है इतना उसको इतना हैवी आप फीस लगा दीजिए, बंदा यूज करते हजार बार सोचे। बीटेक का एमटेक एप्लीकेशन लिखने के लिए चैट जीपीटी को जाता है बड़ा प्रोग्रामिंग सिंपल एप्लीकेशन सब ऑपरेशन तो बहुत बड़ी दो लाइन का सवाल नहीं अरे ये आप वीडियोस करो उनकी लैंग्वेज व्हाट्सएप स्टडी के तक में मेरा एडमिशन हो गया, तो हम कुछ चीज कैसे अभी मीट आउट करेंगे। जैसे बहुत सारे स्कूल यहाँ पे है, विजडम है, ये सहारा है, विजय इंटरनेशनल है, तो हम मतलब पिछड़ते जा रहे हैं जैसे आपने भी कहा। तो वो क्या हमारा फ्यूचर प्लान है इसको मतलब उनके साथ खड़ा करने के लिए, और यूनिवर्सिटीज का क्या उसमें योगदान हो सकता है? मैंने पीछे दीपक चोपड़ा है ना, इंटरनेशनल ऑथर हैं, तो उनके साथ एक दीपक चोपड़ा जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अभी 79 ईयर्स एज है उनकी। अभी उनकी स्वामी किताब आई थी, तो उस किताब के विमोचन में एक डायलॉग में मैं उनके साथ था, तो कई सारी चीज़ें वो बोल रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी है ना, या तो अडॉप्ट कर लो नहीं तो आउट हो जाओ। जो टेक्नोलॉजी को आप ये नहीं कह सकते कि उस पर आप बहुत ज़्यादा फीस लगा के आप बच्चे को, क्योंकि जो चीज़ एक बार आ गई ना, आने के बाद आप उस पर कुछ भी लगा लो, वो ज़्यादा बैरियर्स लगाओगे तो क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही है, एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। तो अब क्या है कि मटेरियलिज्म आ गया है, तो आ गया है, तो अब विद्या भारती भी झोंपड़ी में बैठे अगर अच्छे संस्कार देगी तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब लोग उस दिशा में जा रहे हैं। तो उस दिशा में जा रहे हैं, तो अब हमें क्या है कि संत समाज को भी एक अच्छी कुर्सी देने में कोई बुराई नहीं है। रीच भी उसकी ज़्यादा है। अब हम ये कहें कि ये संत तो वही है जो जमीन में बैठे और सिर्फ 2 ही कपड़े पहने, कोई नहीं आएगा। तो लेकिन अब क्या समाज भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, तो अब संत भी ऐसा हो सकता है ना कि जो कुर्सी पे बैठे और 4 कपड़े पहने, तो ऐसे और इंग्लिश में बोले, और इंग्लिश में बोलने वाले संतों की ज्यादा पूछ हो रही है। बात क्या है ना, जो इलीट क्लास है अपने यहाँ, जो चीजों से जो देखिए अपने समाज को 3 भागों में हम बांट लेते हैं, 1 2 3 ऊंच नीच बीच वाला ठीक है, वो धक्का खाता आदमी है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत पकड़ने की कोशिश भी करता है, थोड़ा बहुत छोड़ ही देता है। जो नीचे वाला है मस्त है, उसको ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी दैनिक सुविधाओं को जुटाने में परेशान है। और तीसरा जो है ऊंच का आदमी, वो जो भाई साहब ने कहा भावनी जी देखिए हम कुछ समझता है, जो समझ में नहीं आता उसको थोड़ा योगा समझाना पड़ता है, जो बता रहे हो समझ की मुझे लगता है कि कल्चर को हम अपने लेके चले और टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्शन करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम लेंगे, लेकिन कल्चर को ना छोड़ें। कल्चर को ना छोड़ें, ये सही डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वही जो है, जैसे भाई साहब बात कर रहे हैं गीता निकेतन, अगर रिवाइव हो गई और एडमिशन नहीं होते यहाँ पे, जो प्रेजेंट सिचुएशन है कुरुक्षेत्र की, अब वो चीजें रिवाइव होती है, तो हमने कल्चर के साथ चलने, कल्चर को पकड़ रखा और टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करना शुरू अडॉप्ट करें, ये चीज पॉजिटिव चीज थोड़ी। उसमें आगमन करके हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा सोचो कि कुछ भी देखो, कुछ भी सोचो, लेकिन बंदर नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है, या कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, तो वो जरूर वो कोई एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है कि आगमन करके सोचो ये नहीं आना चाहिए, जरूर आएगा। कई दीवार पे डॉट लगा दो कि आप कुछ मत देखो, सब कुछ देखो, लेकिन डॉट नहीं देखना चाहिए, तो डॉट जरूर दिखेगा। स्कूली शिक्षा में भारत ये होती है कि जहाँ पहले हम अपने एजुकेशन के एग्जाम्पल लेते थे स्कूलों का, अब जापान के स्कूल का एग्जाम्पल है,
जापान के स्कूलों में वहाँ सब काम करते हैं बच्चे, हम यहाँ कुछ नहीं करा सकते कभी उनसे। जब वो अपनी टीम खुद करते हैं जी जो बेसिक गेम्स थी हमारे इंडियंस की, वो कोई अच्छी बाहर चीज़ खेल है, रहे वहाँ से हैं, बाहर जा रहे वो हैं। बाहर खेल रहे हैं। बेसिक चाहे वो चाइना, जापान, मेथड में जो हमारे जो हमारे लोकल के अभी आपने इंडिया के लोग ही बाहर जाकर जो जॉब करते हैं ना, उनको ये सब सर्विस मिलती नहीं है, वहाँ पे काम जाकर डिफरेंट करके वहाँ खिलाया, वहाँ पे ये सारे वहाँ सर्विस, ये सारे सर्विस दुनिया के देश ना फिनलैंड जाते हैं और उनका एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं और वो कोई अल्फाबेट भी नहीं सिखाते, ABC कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे क्या बच्चा बोलना शुरू करेगा, बोलेंगे ऐसे अनार, नहीं तो एक चाटा बोल, B से बॉल। बच्चे को एक बना देते हैं, एक खिलौना। आपको ये गेस्ट आएगा खड़ा, तो ये सुनाओ, वो सुनाओ, ये करो, वो करो। प्रेशर मतलब हम डायरेक्शन बच्चे को जो दे रहे हैं वो उसमें सुधार की जरूरत है। जी जी तो ये हमारा जो शिक्षाविद हमारे टीचर्स हैं, स्कूल एजुकेशन में खास तौर पे जो प्राइमरी टीचर्स हैं, उनको इस बात पे फोकस कराना जरूरी है कि बच्चे को नेचुरल तरीके से उसको ब्रॉटअप होने का मौका दे। बच्चा अपने असली वातावरण में पले और अपनी हर चीज को अपने नजरिए से पहले सीखे, उसके बाद हम उसको उसकी व्याख्या सिखाएं। पहले बच्चे का इंट्रोडक्शन जो है वो अपने आप हो, प्रकृति के साथ, सारी चीजों के साथ, हर सामान के साथ। हम जबरदस्ती उसको सिखाते हैं कि ये अल्फाबेट है, ये इसीलिए बना है, B से बॉल बना है तो B से बॉल ही, अब वो हर बार B को देखेगा तो बॉल ही याद आएगा उसको, जबकि B से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन उसको हमने वहाँ रोक दिया है कहीं उसके 10 साल पहले की बात है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस प्रकार का आयोजन निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता जैसा एक ज्ञानदायी संदेश का संचार करने वाला सिद्ध होगा। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि रही है और इस समय जो ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आ गई है, किंतु इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो और यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, इसके लिए शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं और उसके साथ साथ जो शिक्षार्थी वर्ग है उसको एक साथ सम्मिलित होकर के कार्य करना होगा और उसको समाजव्यापी बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। आज मूलभूत अंतर जो ध्यान में आता है कि जो अध्ययन की जो शिक्षा है और जो व्यक्ति पढ़ लिख करके आगे जब कहीं काम करने के लिए जाता है, नौकरी की दृष्टि से जब युवा कहीं जाता है तो उसको वहाँ के लिए दोबारा से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वहाँ की स्किल पुनः प्राप्त करनी होती है। तो ये जो क्लास एजुकेशन और वर्क एजुकेशन के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को दूर करने का प्रयत्न इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है और इस प्रकार के शिक्षा महाकुंभ के आयोजन से निश्चित रूप से हम सब अपने जो प्रयास हैं उसमें सफल होंगे, यही शुभकामना है। लोग प्रातः कल बैठे थे तो हमने अभी जो हमारा महाकुंभ होने वाला है उसकी व्यवस्था की दृष्टि से कुछ 5 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी कि उसमें हमारा योगदान चाहिए और उसमें 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। एक जिसके लिए हम कर रहे हैं एकेडमिक, और दूसरा विषय होता है कि इसमें जो विषय लिया जा रहा है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए और जब उन तक पहुंचेगा तो उसका प्रचार प्रसार भी होगा। तो उसमें हमने प्रातःकाल जो प्रचार प्रसार का विषय लिया था, इन दोनों विषयों की डिटेल्स में आपके सुझाव चाहिए कि एकेडमिक्स के लिए क्या करना, उसके कितने सेगमेंट्स बनते हैं जो इस 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस को, कुंभ को या ये कहो कि एक विषय को लेकर, शिक्षा के एक विषय को लेकर उस पर चर्चा करें, चर्चा करके उसका फैलाव हो, ये विषय है। तो इसमें वो एकेडमिक जो हमारा उसका एक भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। बाकी तो उसको पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए वो बातें थी। तो आप जरा बताएं कि क्या करना चाहिए उसमें।
हम क्या कल्पना लेते हैं उसकी। अभी हमने देखा एक उसके कुछ चीजें उसमें से निकाल करके एक प्रेजेंटेशन बनाई। वो प्रेजेंटेशन से हमें ध्यान में आया होगा कि ये कुंभ क्या, कोई भी शुरू कर सकता है। ये जो हमारे पास घंटे पौने घंटे का विषय है, फिर माननीय रामेंद्र जी जिसके एक्सपर्ट हैं वो विषय भी बाद में जब 15 मिनट बचेंगे उस पर भी करेंगे। ये दो विषय यानी प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे होती है, ये भी बड़ा टेक्निकल विषय है और शोध का विषय भी है। शोध इसमें साथ साथ होता रहता है। जब हम काम करते हैं तो उसके परिणाम जब देखते हैं तो वो बिंदु शोध का निष्कर्ष होते हैं। तो हमारे डॉक्टर रामेंद्र जी ने भी वो निष्कर्ष निकाले हुए हैं, वो हम सब के लिए लाभदायक हो सकते हैं, इसके भी आयोजन के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। तो जरा हम पहले एकेडमिक का क्या पार्ट, क्या क्या ऑर्डर चाहिए। पहले तो इसमें एक बात देखनी चाहिए कि हम 2 दिन है कितने सत्र करेंगे और उन सत्रों में क्या चाहिए। कुछ विचार हुआ होगा, कुछ विचार करना होगा। मैं बोलूं? हाँ, कहीं से भी करिए। इन टोटल जो ब्रोशर में हम लेके चले हैं, विपिन जी परिचय भी थोड़ा सा नहीं। मैं डॉक्टर विपिन जैन, चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, और यहाँ शिक्षा महाकुंभ में कन्वीनर का दायित्व है। और एकेडमिक सेक्शन वाला जो पार्ट है उसमें भी मैं कमेटी मेंबर हूँ। और तो मैंने इससे पहले भी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में 2 कॉन्फ्रेंस कराई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पेपर प्रेजेंटेशन यदि हम बात करें करने वाले पर, तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई कोई भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाता है तो वो क्यों जाना है उसको। अगर मुझे यदि किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्यों जाना है। तो मेरे लिए जो ओपिनियन चीज होती है कि एक तो डिग्नेटरीज कौन आ रहे हैं जिनको मुझे सुनना है, जो स्पीकर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, या जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनको मुझे सुनने का मौका मिल रहा है। मुझे क्या सीखने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एक एकेडमिक एक्टिविटी है, तो मुझे वहाँ जाकर के क्या सीखने को मिलेगा। तो मेरा एम यही होता है। और हर एक व्यक्ति का जो एक कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या सिम्पोजियम अटेंड करता है, वो सबसे पहला एम उसका ये होता है कि मुझे कुछ सीखना है। दूसरा जो उसके पहलू होता है कि मुझे सीखने के साथ साथ में मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मिलने का मौका मिलेगा जिनसे यदि मेरी नेटवर्किंग एक थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा तो समहाउ मेरे आगे की जो एकेडमिक लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक रास्ता मिलेगा कि हाँ मैं इसके बाद ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो समहाउ नेटवर्किंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑल अफेयर। तो देयर आर 2 थिंग्स, एक तो है मेरे को लर्निंग फ्रॉम द एमिनेंट पर्सनैलिटी, एंड दूसरा नेटवर्किंग विद दीज एमिनेंट पर्सनैलिटी। अब जब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, ये तो हुआ उनका एम। तो जो यहाँ पर थीम्स और जो सब थीम्स होती हैं या टाइटल ऑफ द कॉन्फ्रेंस होता है, इसको देख करके ही हर एक व्यक्ति अपना आगे बढ़ता है, सोचना स्टार्ट करता है कि मुझे वहाँ पर काम अपना प्रेजेंट करना है। उसके बाद में फिर आज के समय में भी ऐसा होता है ज़्यादा, क्योंकि पहले तो केवल अपना जो रिसर्च एक्टिविटी है, जो मैंने काम किया है, उसको सबके सामने प्रेजेंट करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि बहुत रेयर कॉन्फ्रेंसेज होती थी और उनको मौका मिल रहा है कहीं सबके सामने, इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात को रखने का, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। पर आजकल इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेज हो गई हैं, हर जगह हर इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं। तो एक पहलू और जुड़ गया है अभी कि मेरा जो काम है वो मैं सबके सामने प्रेजेंट तो कर दूंगा, लेकिन मेरा वो काम जो एक ओरिजिनल रिसर्च वर्क है वो कहीं बेकार ना चला जाए,
वो मैं क्या उसके साथ साथ में वहां पर मैं पब्लिश भी कर सकता हूँ किसी जर्नल में या नहीं कर सकता हूँ। तो जो जर्नल जो पब्लिश करने वाले हैं वो नॉर्मली जो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको भी अपना क्रेडेंशियल जो पब्लिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको अपने एकेडमिक प्रोग्रेस में उनको काम में भी आना चाहिए, तो नॉर्मली वो स्कोपस इंडेक्स या ऐसे इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करना पसंद करते हैं यदि वो उनका ओरिजिनल रिसर्च वर्क है तो। क्योंकि यदि उनका जो काम है रिसर्च स्कॉलर का काम है वो उनका पीएचडी वर्क से रिलेटेड काम है, तो यदि ये नॉर्मल जर्नल में पब्लिश हुआ तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पब्लिकेशन, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए पब्लिकेशन ओनली व्हेन दिस विल बी पब्लिश्ड इन ए स्कोपस इंडेक्स और एससी इंडेक्स, ठीक है ना, या यूजीसी के मिनिमम बेयर मिनिमम। नहीं तो उसको वो जो काम है उसका ओरिजिनल वर्क है वो बेकार चला जाएगा यदि वो कहीं पब्लिश हो गया तो दूसरे जर्नल में। तो ये उसके मन में, एक स्कॉलर के मन में रहता है। और जब बात करते हैं हम एकेडमिशियन की, तो एकेडमिशियन आज के समय में जो थोड़ा बहुत भी सीनियर पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो एक अलग से उनका काम कुछ भी नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज अलोंग विद देयर स्कॉलर्स। तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने अलग से कुछ लैब में जाकर के कुछ एक्सपेरिमेंट खुद से कर रहे हैं, खुद से डेटा ले रहे हैं, उसको फिर कुछ भी इंटरप्रिटेशन करके खुद से खुद का आर्टिकल लिख रहे हैं और उसको कहीं जाकर के पब्लिश कर रहे हैं। इतना सीनियर पोजीशन में पहुंच करके ऐसा बहुत ही रेयर होता है, वो हमेशा उनके स्कॉलर्स के साथ में उनका काम होता है। तो मेनली निकल के ये आया क्रंच की स्कॉलर्स पर डिपेंडेंट ज्यादा है, और जो सीनियर प्रोफाइल के जो पर्सनैलिटीज होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, उनका तो केवल एक जनरल टॉक रहता है, जो उनका अब तक का किया हुआ काम है उसी को ही वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो केवल मेनली फोकस होता है रिसर्च स्कॉलर्स का, उनका प्रेजेंटेशन वो आर्टिकल तब सबमिट करेंगे जब उनका कहीं पब्लिश होने वाला काम होगा, तब वो ओरिजिनल वर्क को करेंगे। अदरवाइज ओरिजिनल वर्क को ना करके वो एक सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड के काम को ही वो वहां पर प्रेजेंट करने के लिए सबमिट करेंगे। ये मेरा खुद का एक असेसमेंट है। अब बात यह है कि किसी ने पेपर एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर दिया, और ये भी एक है कि इसका भी एक सॉल्यूशन है कि जरूरी नहीं है कि जिसने अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करा है वो उसको पब्लिश भी करे, तो केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट भी सबमिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फुल लेंथ पेपर वहां पर सबमिट करें। फुल लेंथ पेपर सबमिट करने का मतलब फिर ये हो जाता है कि उनको पब्लिश भी वहीं करना है और फिर उसको कहीं और यूज में नहीं ले सकते हैं। तो उनको ये भी एनकरेज कर सकते हैं कि आप केवल एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करिए, आप उसको प्रेजेंट करिए यहाँ पर अपने काम को, एंड डोंट सेंड फुल लेंथ पेपर। यदि किसी को अपना कोई दिक्कत है तो उनको ऐसे इंडेक्स में या स्कोपस इंडेक्स में पब्लिश करना है तो, क्योंकि हम अभी तक जिस स्टेज में है उसमें हमारे पास एससीआई स्कोपस या यूजीसी के लिस्टेड जर्नल अभी हमारे पास नहीं है। तो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन इस तरह से है। दूसरी बात ये आती है कि हम स्कूल के, अच्छा जैसे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आ गए अभी तक, जैसे 60 आए हैं, इट में रीच टू 150 to 200 और सो, जो थीम्स हैं या सब थीम्स हैं वो बहुत वैरायटी है, मतलब बहुत ब्रॉड थीम्स हैं। इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक टू वन एरिया, लाइक साइंस है या मैनेजमेंट है या कॉमर्स है या आर्ट्स का कोई डिसिप्लिन है, इट इज कवरिंग ऑल डिफरेंट सेक्शंस, जितनी भी हो सकती हैं ऑलमोस्ट सभी हैं। तो ये इतना भी नहीं है कि हम केवल साइंस की टीचिंग पेडागोगी पे बात कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की टीचिंग पेडागोगी पे बात कर रहे हैं। टाइटल इज सेइंग दैट इट इज ऑन साइंस एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स, बट जो थीम्स और सब थीम्स हैं वो एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स की बात ना करके इट इज कवरिंग विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस एंड सब सेक्शंस, ठीक है। तो हम जो साइंस में रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में है या किसी और चीज में है, इंजीनियरिंग में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है या कुछ भी हो सकता है, वो सब चीजों को हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं जो अभी तक का मेरे को नॉलेज हुआ है। तो अगला स्टेप आता है कि वो अलग अलग तरह के बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं और मे बी 250 और 200 और मोर नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आ गए, तो उनको सेग्रीगेट करना है डिफरेंट सेक्शंस में, जो सो दैट उनको पैरेलल कोकरेंट सेशंस में उनका प्रेजेंटेशन कराया जा सके।